हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? विद्युत विभव का चैप्टर चल रहा है। चलिए इसे करते हैं आगे कंटिन्यू और पढ़ते हैं आज समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पढ़ते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, क्या पता लग रहा है भाई? समविभव। समविभव, सम माने समान, विभव कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ये पृष्ठ कैसा होता है? मान लो आपके पास कोई गोलाकार चालक है, ये कोई गोलाकार चालक है, आपके पास गोलाकार चालक है और इसे आपने धनावेश दिया है। अब धनावेश जब इसे आप देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जब भी आप किसी चालक को आवेश देंगे वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इस पे भी समान रूप से फैल गया है। अब जब समान रूप से फैल गया है तो इस पृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर आवेश का तल, जिसे हम विद्युत विभव कहते हैं, प्रत्येक स्थान पर आवेश का तल समान है, अर्थात विद्युत विभव समान है। तो ये गोलाकार चालक, आवेशित गोलाकार चालक कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ। बात समझ में आई बच्चों? समविभव पृष्ठ माने विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर बच्चों? विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। अब इसका उदाहरण, ये जैसे मैंने गोलाकार चालक लिया है, चालक कोई भी है, किसी भी आवेशित चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से फैल जाता है अर्थात उसके सभी स्थानों पर आवेश का तल बराबर होता है, इसीलिए वो क्या है? एक समविभव पृष्ठ। तो उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं?
उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, किसी आवेशित चालक का पृष्ठ किसी आवेशित चालक का पृष्ठ। आवेशित चालक किसी भी आकृति का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, सबका पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होगा। जैसे गोलाकार चालक हमने लिया, इसको जो आवेश हम देते हैं वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। आवेश को तो मानते हैं हम ऐसा कि वो कहाँ स्थित है, केंद्र पर वास्तव में होता कहाँ है, पृष्ठ पर। अब अगर इसकी विद्युत बल रेखाएं खींची जाएं, आपको पता है धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं। ये एक धनावेशित गोलाकार चालक है, तो इसकी बल रेखाएं भी बाहर की ओर होंगी और ये पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए बाहर निकलेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इसके केंद्र से आई हो। ये विद्युत बल रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके केंद्र से आई हो। क्लियर बच्चों? कहने का मतलब यह है कि इस आवेशित गोलाकार चालक ने यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। विद्युत क्षेत्र कहां तक होगा, जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं होंगी। अगर मैं इस आवेशित चालक के चारों ओर एक और पृष्ठ खींचूं, ये एक और पृष्ठ मैंने ड्रॉ कर दिया है, खींच दिया है। इस पृष्ठ का केंद्र भी वही है, वही मतलब जहां Q आवेश रखा है, मान लो इसको O मान लेते हैं। इस पृष्ठ का केंद्र भी क्या है, O। तो O से इस दूसरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी भी बराबर होगी कि नहीं? जैसे यहां से यहां तक दूरी बराबर थी, तो यहां से यहां तक भी दूरी बराबर होगी। तो ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है। इस पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ है इसका विभव अलग है और इसका विभव अलग है, लेकिन है हर जगह एक समान। पहले पृष्ठ का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 है, लेकिन हर जगह एक समान। इस पूरे सरफेस पे, पूरे पृष्ठ पे हर जगह एक समान, इसके भी पृष्ठ पर एक समान। हाँ, ये तो होगा कि V1 ग्रेटर देन V2। V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा तो होगी, लेकिन कितने भी मैं इसके चारों ओर जितने भी पृष्ठ खींच दूं, अगर मैं एक और पृष्ठ इसके चारों ओर खींच दूं, एक और खींच दूं इसके चारों ओर, जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है वो भी एक समविभव पृष्ठ होगा। एक अगर और मैं खींच देता हूं पृष्ठ, तो ये भी समविभव पृष्ठ, इसका विभव V3 हो जाएगा, लेकिन हर जगह एक समान। क्लियर बच्चों? कहने का मतलब यह है किसी समविभव पृष्ठ के चारों ओर अगर आप सकेंद्रीय पृष्ठ खींचते हैं तो वो सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर, उनके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। समझ आई बच्चों? क्लियर? चलो इसके गुणों की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं भाई इसमें, क्या क्या विशेषताएं हैं?
देखते हैं। देखिए पहली विशेषता तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। क्या है, सोच के बताएं। समविभव पृष्ठ, सभी जगह विभव समान, यानी कि अगर कहीं दो बिंदुओं के बीच आप विभवांतर लेना चाहें, मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हमने कहा सभी जगह विभव समान है, इसका भी v1 होगा और इसका भी v1 होगा, तो इनके बीच विभवांतर v1 माइनस v1 बराबर 0। बात समझ में आई। जब ये है समविभव, प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा ही नहीं, 0 होगा। क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। सम विभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अर्थात डेल्टा v बराबर 0, कोई विभव का अंतर नहीं। जब हर जगह विभव समान, तो विभव का अंतर कोई नहीं। क्लियर। चलिए दूसरी विशेषता की बात करते हैं। दूसरी क्या विशेषता दिख रही है इस पृष्ठ में? विद्युत बल रेखाएं। जो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पर आपको दिखाई दे रही हैं, इस पृष्ठ के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए सारी बल रेखाएं पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण बनाते हैं। क्लियर। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। चलो मैथमेटिकली देखते हैं, गणितीय रूप से देखते हैं कि लंबवत होती हैं कि नहीं। चूंकि ये हमने पढ़ा dv इक्वल्स टू ई डॉट, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र का ये संबंध हम लोगों ने पढ़ा है। इस डॉट गुणन को ओपन करते हैं, परिभाषा के अनुसार ये होगा ई डी आर कोस थीटा। क्लियर बच्चों। अब समविभव पृष्ठ का मतलब विभवांतर 0,
समविभव पृष्ठ का मतलब विभवांतर 0, यानी कि dv 0, परंतु समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0, अभी बताया हमने, dv इक्वल्स टू 0। अब dv इक्वल्स टू 0 तो यहां 0 रखेंगे भाई, dv के स्थान पर आ गई 0, e dr cos थीटा, 0 बराबर e dr cos थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं e dr cos थीटा बराबर 0। अब E और dr विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब कोई आवेशित पृष्ठ है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, 0 नहीं हो सकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां 0 नहीं हो सकती। और कितनी दूरी पे हम निकालना चाह रहे हैं वो दूरी भी 0 नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों? तो यहां E डज नॉट 0, नहीं हो सकता 0, तथा dr भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन भाई? कोस थीटा बचा। कोस थीटा 0 होगा, कोस थीटा 0 होगा। तब कोस थीटा बराबर 0, और कोस थीटा 0 का मतलब कोस में 0 वैल्यू किसकी होती है भाई? कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। ये 90 अंश किसके बराबर है? थीटा के बराबर। और ये थीटा क्या था भाई? थीटा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dr के बीच का कोण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, और समविभव पृष्ठ पर आप चलेंगे कोई दूरी यहां से यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। समविभव पृष्ठ पर कोई भी दूरी चलेंगे तो विद्युत बल रेखाओं के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, और विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के होती हैं लंबवत। तो इससे सिद्ध होता है कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्लियर बच्चों? नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, इसको इसे अपनी कॉपी पर छाप दो अभी। विशेषता नंबर 3 भाई, जब समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर, ये दो बिंदु A और B, इसका विभव और VA माने, इसके विभव को VB माने, तो VA माइनस VB किसके बराबर होगा? 0। विभवांतर 0। समविभव पृष्ठ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी चार्ज को, किसी आवेश को A से B पर ले जाएं, A से B पर ले जाएं, तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? कार्य कितना होता है?
कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर। आवेश कितना ले गए, स्मॉल क्यू, और विभवांतर कितना है यहाँ 0, तो भाई कार्य भी 0। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब हुआ, ये क्या हो गया भाई। तो इसका मतलब ये है कि किसी आवेश को अगर हम समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्य तब होता जब विभवांतर होता, और विभवांतर है नहीं, और विभवांतर है नहीं तो कोई कार्य नहीं होगा। तो स्पष्ट है, किसी आवेश को किसी आवेश समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि चूंकि कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर। मान लो स्मॉल क्यू आवेश ले गए और विभवांतर डेल्टा वी है, परंतु समविभव पृष्ठ पर डेल्टा वी बराबर 0, इसलिए W बराबर Q गुना 0 और W बराबर 0। कोई कार्य नहीं करना होगा, कोई कार्य नहीं करना होगा। समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होगा। चौथी विशेषता की बात करते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं काटते हैं। दो समविभव कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई?
चलिए देखते हैं, मान लो ये एक समविभव पृष्ठ है, 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 ये एक समविभव, ये 3 समविभव पृष्ठ है। फिलहाल तो नहीं काट रहे, लेकिन अगर काटते, मान लो एक समविभव पृष्ठ है, ऐसे है, ऐसे काट दिया, तो यहाँ जो कटान बिंदु है, इन सब पृष्ठ का जो कटान बिंदु है, इस पर स्पर्शी, इस पर स्पर्शी खींचें, और स्पर्शी आप जब खींचेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रकट करता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। समझ आई बात बच्चों? अगर 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हों। क्लियर? तो ऐसा संभव नहीं। लिख देंगे क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। जो कि असंभव। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, ये नोट कर लें, फिर अगली प्रॉपर्टी करेंगे। नोट कर लें, विशेषता नंबर 5। 5वीं क्या विशेषता है? प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल माने शक्तिशाली, प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास 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 होते हैं, परंतु निर्बल, कमजोर जो विद्युत क्षेत्र होता है, निर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब यह है जहां शक्तिशाली होगा क्षेत्र, जैसे यहां जब आवेश हमने ये माना है, तो यहाँ जब विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है तो यहाँ को पृष्ठ खींचेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होगी। जैसे जैसे हम दूर चलेंगे बाहर की ओर, समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी भी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हम जानते हैं कैसे, गणितीय रूप से देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? अरे E बराबर माइनस dV अपॉन dr, ये हम जानते हैं। या dV बराबर माइनस, dV बराबर
सॉरी डी आर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में आर में ई में हमें रिलेशन लाना है। डी आर बराबर माइनस डीवी अपॉन ई। डीवी माने पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। भाई सम विभव पृष्ठ के लिए तो ये 0 होता है, या ये कह सकते हैं कि नियत रहता है। जो विभव है, विभवांतर है, वो नियत रहता है। सम विभव पृष्ठ पर विभव होता है एक समान। क्लियर? तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी आर अनुक्रमानुपाती 1/E। ये सूत्र क्या दर्शा रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी जहां दूरी कम होगी। दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी जहां कम होगी, तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, वहां दो समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी कम होगी, और जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, वहां दो पृष्ठों के बीच की दूरी ज्यादा होगी। अर्थात जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है, वहां समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी कम होती है। क्लियर बच्चों? नोट कर लो भाई, इसे ये नोट कर लीजिए। नया टॉपिक शुरू करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले भी सुन चुके हैं ये नाम, पहले भी सुन चुके हैं ये नाम। कहाँ सुना था भाई? अरे 10th क्लास में आया था ये। ऊर्जा के प्रकार याद करिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वहां आया था ये नाम। याद आया कुछ कुछ? चलो कुछ कुछ याद आया। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मीन्स स्थिति के कारण, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ एक शब्द जुड़ा है विद्युत, तो विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती होगी, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर बच्चों? भाई जहां भी स्थिति शब्द जुड़ा है, तो इसका मतलब स्थिति के कारण, और यहाँ विद्युत स्थिति है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को
विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं, ये तो हुई कहने की बात। किसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा? इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे, इसको कैसे मापेंगे हम? विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये कैसे मापेंगे भाई? माप लेंगे, कैसे नापते हैं? देखो, कार्य करने की क्षमता, एक वर्ड है इसमें, वर्डों का एक ग्रुप, शब्दों का एक समूह, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ये कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा की मूल परिभाषा यही है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जब भी हमें किसी वस्तु की ऊर्जा निकालनी होती है तो हम कार्य की गणना करते हैं, किए गए कार्य को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी वैसा ही होगा, हम किए गए कार्य की ही गणना करेंगे, किए गए कार्य की ही गणना करेंगे। तो कैसे मापेंगे इसे? दो आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में किया गया कार्य दो आवेशों को एक दूसरे के निकट, और अगर विस्तार से लिखना चाहेंगे इसको तो हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट, अनंत से एक दूसरे के निकट, दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा की माप होती है, स्थितिज ऊर्जा की माप होती है। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट तक लेकर आएंगे, देखेंगे कितना कार्य किया, और जो कार्य हम करेंगे इनको निकट लाने में, वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्योंकि ऊर्जा का मापन हम कहीं से करते हैं, कार्य से करते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम। ये तो हो गई परिभाषा।
रटने वाली परिभाषा। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए किसी स्थान पर दो बिंदु हैं, एक को कह देते हैं ए और दूसरे को बी, ए और बी। इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। क्लियर? यहां तक तो कोई बात है ही नहीं समझने वाली। दो बिंदु हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी आर है। एक आवेश प्लस स्मॉल q1 इसे लेकर आए अनंत से। कहां से लेकर आए बच्चों? अनंत से लेकर आए कहां तक? ए तक। अब इसको ले आए हम, कहां ले आए भाई? ए बिंदु पर ले आए। ठीक है? इस आवेश q1 को अनंत से हम कहां ले आए? ए पर ले आए। तो क्या आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा हमें? देखिए यहां पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो जब यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा। इस आवेश को जब अनंत से ए तक लेकर आए तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ा। क्यों? इसको दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। देखिए आवेश और कार्य में रिलेशन है, संबंध है कि कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। आवेश गुना विभवांतर। मान लो W कार्य करना था, Q1 आवेश को आप लेकर आए, विभवांतर भाई अनंत का जो विभवांतर होता है, विभव होता है, वो तो 0 होता है। अनंत पे विभव 0। यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो यहाँ का फिलहाल यहाँ का विभव भी 0 है, तो विभवांतर है नहीं। अनंत के और बिंदु ए के बीच कोई विभवांतर नहीं है, तो कोई कार्य करना भी नहीं पड़ा। यहाँ विभवांतर क्या है? 0। तो किया गया कार्य भी क्या है? 0। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई? चलिए अब जब Q1 आवेश को हम ले आए ए पर, अब ले आए, अब इस आवेश के कारण तो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। इस Q1 आवेश के कारण तो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। ये B बिंदु इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो B पर कोई विभव भी होगा, B पर कोई विभव भी होगा। मान लो A का विभव VA है, तो यहाँ B का विभव क्या होना चाहिए? फिर B का विभव V भी होना चाहिए। क्लियर? अब B विद्युत क्षेत्र में, तो इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर कितना विभव होगा? सोचो, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है? इस Q1 आवेश के कारण B पर विभव कितना होगा? कितना होगा? अरे बताओ भाई। VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। किसी आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव यह होता है। हम पढ़ा है, हमने पहली वीडियो में पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। क्लियर? Q1 आवेश के कारण B पर विभव इतना होगा जी। ठीक है? चलिए यहां का विभव हमें पता लग गया भाई। अब क्या करते हैं? अनंत से ही कहां से? अनंत से एक दूसरा आवेश लेकर आए।
प्लस Q2 लेकर आए, प्लस Q2 को कहाँ लेकर आए, अरे यहां तक ले आए भाई, कहां तक ले आए, बी तक ले आए। तो क्या अब Q2 आवेश को बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा? सोचिए, कोई कार्य करना पड़ा? करना पड़ेगा भाई। यहां अनंत का तो विभव 0 है, पर B का विभव 0 नहीं है। B का विभव 0 नहीं है। VB तो हमने अभी निकाला है, अभी निकाला है VB, अभी निकाला है। कितना? V मान लिया है इसको कितना मान लिया है? V। और V की वैल्यू हमने निकाली है। इसके कारण यहाँ विभव है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी है। दोनों आवेश प्लस के हैं भाई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब इस आवेश को इधर लाएंगे तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि इसके पास आने का विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो हमें जबरदस्ती लेकर आना पड़ेगा। आओ भाई, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य करने वाला फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया, उसका सूत्र क्या है? कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर। जब प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या आप कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ेगा भाई? कितना कार्य करना पड़ेगा बताओ? कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। अरे आवेश गुना विभवांतर। तो भाई एक बात देख लें, जरा गौर से देख लें। मान लो W कार्य करना पड़ा, कितना आवेश लेकर आए? अरे Q2 को लेकर आए। और विभवांतर कहां से लेकर आए? अनंत से B तक। तो विभव का अंतर होगा VB माइनस V अनंत। विभवांतर ये हुआ, आवेशी और विभवांतर ये। पर अनंत के विभव को तो क्या लिखा है? अनंत के विभव को क्या लिखा है? अनंत के विभव को क्या लिखा है? 0। अनंत के विभव 0 होता है। पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था, पहले चैप्टर में हमने बताया था कि अनंत के विभव को 0 माना गया है क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये Q2 गुना VB को हमने क्या कहा है? V। ये तो हो गया V और ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो आपके पास हो गया Q2 इंटू V। और V की वैल्यू तो है, ये रही समीकरण 1।
समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, रख दें, v का मान रख दें, रख देते हैं। W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू K Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? ये परिभाषा ऊपर से साफ कर दो भाई, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर दिया, साफ कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। परंतु परंतु क्या परंतु? परंतु किया गया कार्य तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? अतः U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र है। इसमें दो आवेशों का ही जिक्र किया गया था। आवेश दो से ज्यादा भी हो सकते थे, आवेश दो से ज्यादा भी हो सकते थे। अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले दो आवेशों के निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलिए, इससे पहले दो लाइन हमें लिखनी थी, वो हम लिख लेते हैं। माना दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी स्मॉल r है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है? तब प्लस Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना बताया था भैया ने? करना होगा कि नहीं? अरे नहीं करना होगा भाई, क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। जब शुरू में हम A को लेकर आए तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। किया गया कार्य W बराबर 0, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई?
अब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, यह है समीकरण नंबर 1। क्लियर? कैसे आया? अरे ये तो हमने पहले पढ़ चुका है भाई। किसी आवेश के कारण r दूरी पर विभव, ये आ गया। अब प्लस Q2 आवेश को अनंत से लेकर आए तो अब कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि अब यहां विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। इसे नोट कर लो बच्चों, आप पहले छाप दो इसे अपने पेज पर, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया क्या नोट भाई? नोट कर लिया? चलो इसे साफ कर देते हैं, साफ करते हैं इसको, तो साफ करते हैं, साफ करते हैं इसको, साफ करते हैं, साफ करते हैं इसको, साफ करते हैं। समझ में आया? आया 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 तो चल आया तो चल आया। चलिए, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने निकाल लिया है भाई। क्या निकाल लिया है? 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करते समय Q1 और Q2 को उनके चिन्ह के साथ लेना होगा। अगर आवेश एक प्लस का है तो प्लस, दूसरा माइनस का है तो माइनस, और अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस, और अगर दोनों माइनस है तो दोनों माइनस। यानी आपको चिन्ह रखने होंगे। प्लस के चिन्ह को तो हम रखते नहीं है, लेकिन अगर माइनस का है तो उसको हमें रखना होगा। क्लियर बच्चों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U की गणना करते समय Q1 तथा Q2 को उनके चिन्ह के अनुसार चिन्ह के साथ लिखते हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति मतलब दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या होगा भाई? उस समय Q1 और Q2 की जो वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी, वो 0 से ज्यादा होगी, 0 से अधिक होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसलिए U का जो मान निकल कर आएगा वो धनात्मक आएगा। U का जो मान आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो फिर स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक होगा। और यदि
दोनों आवेश विजातीय यानी कि असमान प्रकृति के हैं, तो भाई उस समय Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम होगी। कहने का मतलब है इनकी वैल्यू 0 से कम होगी यानी कि माइनस होगी, इसलिए इस अवस्था में U ऋणात्मक होगा। समझ में आई बच्चों? कब विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी, कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी, ये बात समझ आई? अगर सजातीय आवेश हैं, समान प्रकृति के हैं, एक जैसे हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस की होगी, और अगर विजातीय हैं, एक माइनस एक प्लस, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। क्लियर बच्चों? चलिए अब कब बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा और कब घटती है, इस पर भी विचार करते हैं। देखो, अगर ये दो आवेश हैं, प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2, कैसे हैं ये? समान प्रकृति के हैं। इनको अगर मैं एक दूसरे के नजदीक लाऊंगा, क्लोज लाऊंगा, तो क्लोज आएंगे आसानी से? क्लोज आसानी से आएंगे? नहीं आएंगे भाई, जबरदस्ती लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यही बात माइनस के चार्ज पे, माइनस के आवेश पे भी लागू होगी। अगर एक माइनस का आवेश है और ये भी माइनस का आवेश है, तो इन्हें नजदीक लाने के लिए, एक दूसरे के निकट लाने के लिए, अब आकर्षण के विरुद्ध, सॉरी प्रतिकर्षण के विरुद्ध, प्रतिकर्षण ही है, माइनस माइनस के बीच भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। अब भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जब पास पास लाएंगे इन्हें तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा, अगर इनको दूर ले जाना हो, इन्हीं आवेशों को दूर ले जाना हो, तो फिर कार्य आप नहीं करेंगे, विद्युत बल के विरुद्ध आप कार्य नहीं करेंगे, फिर कार्य निकाय करेगा। ये जो इनका निकाय है Q1 और Q2 का, ये कार्य करेगा, अपने आप ही चले जाएंगे, तो प्रतिकर्षण बल है ना, तो दूर ले जाने में कार्य अपने आप होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटेगी। सजातीय आवेशों को अगर पास पास लाएंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। और अगर दूर ले जाएंगे सजातीय आवेशों को तो कोई कार्य नहीं करना भाई, अपने आप दौड़ जाएंगे, तो कार्य प्राप्त होगा, कार्य निकाय करेगा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। बात समझ में आई? इसके विपरीत अगर ये विजातीय आवेश है, चलिए पहले इसके बारे में कुछ बातें लिख लें, इसके बारे में लिख लेते हैं पहले। दो सजातीय यानी एक जैसे आवेशों को निकट लाने में U का मान बढ़ता है भाई, U का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तथा इन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में U का मान घटता है। क्यों घटता है? ले जाने में कार्य तो करना ही नहीं आपको,
कार्य तो खुद ही हो जाएगा भाई, निकाय कार्य करेगा। ये जो दो आवेशों का निकाय ये खुद ही कार्य करेगा, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दूर भाग जाएंगे खुद ही। समझ में आई बात? तो सजातीय आवेशों को पास लाने में स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, दूर ले जाने में घटती है। और अगर ये विजातीय आवेश होते, विजातीय आवेश प्लस Q1, अरे दूसरे वाला माइनस, ओहो, अब आकर्षण होगा। अब नजदीक लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, निकाय कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना नहीं पड़ेगा, खुद ही मिल जाएगा। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर नजदीक लाएं दोनों को तो खुद ही आ जाएंगे भाई। तो इस अवस्था में U का मान घटेगा। विजातीय आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में U का मान घटता है। और अगर इनको दूर ले जाएं, दूर लेकर जाएं, ऐसे इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, तो दूर ले जाने के लिए तो बल लगाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में U का मान बढ़ेगा, समझे बच्चों? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य का क्या होता है ये तो मैं भूल गया भाई, बताना जरा। कोई भी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे, विमेय सूत्र तो आप निकाल ही लेंगे। जो कार्य का होता है वही इसका होता है, क्या? mL²T⁻²। कार्य अदिश राशि होती है तो ये है भी एक अदिश राशि। विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती, अदिश राशि। इसे नोट कर लें भाई, फिर एक टॉपिक और बताते हैं, नोट कर लें इसे, नोट कर। चलिए भाई, ये तो दो आवेशों का जिक्र था, आवेश तो ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे? चलो माने पहले 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 3 आवेश हैं किसी निकाय में, तो वो स्थितिज ऊर्जा कैसे हम निकाल लेंगे, देखते हैं। चलिए देखते। 3 आवेश, चलिए 3 आवेश ले लेते हैं पहले। एक ये है, और ऐसे एक दूसरे से ऐसे, ठीक है बच्चों। ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दूरियां मान लो ए और बी के बीच की दूरी r1 है, ये r2 है, और ये r3 है। यहाँ एक आवेश प्लस Q1 रखा है, यहाँ प्लस Q2 रखा है, और यहाँ प्लस, जरूरी नहीं है प्लस, माइनस भी हो सकता है भाई, ये माइनस भी हो सकता है। चलो एक को माइनस ले लेते हैं, किसी को, इसको माइनस ले लिया, ठीक है। तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसकी गणना करने के लिए
जोड़े बनाएंगे हम। एक तो जोड़ा ये है भाई, ए और बी का जोड़ा, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये, तीन जोड़े हैं। आवेश तो तीन ही लिए थे, तीन जोड़े कहां से आ गए? एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है। तीन युग्म है, इन तीनों युग्म का अलग अलग पहले हम निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा और फिर उनको जोड़ देंगे। यानी कि तीनों युग्मों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का बीजगणितीय योग, तीनों युग्मों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का बीजगणितीय योग करेंगे। चलिए देखते हैं। Q1 तथा Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा, यह कह सकते हैं Q1 तथा Q2 निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कैसे? इसको U1 मान लेंगे भाई, अभी निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अभी निकाला था। देखो Q1 तो है प्लस का, लेकिन ये माइनस का है, तो हम इसे ऐसे ही लेंगे, ये Q1 और ये है Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी हमने ली है R1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे लिख लें, माइनस को बाहर ले लें, माइनस का हो गया ये सब कुछ Q1 Q2 अपॉन R1, Q1 Q2 अपॉन R1 समीकरण। इसी प्रकार युग्म, कौन सा युग्म या निकाय BC, ये कौन सी थी? युग्म AB था भाई, ये तो AB की स्थितिज ऊर्जा, इसको U2 कह लीजिए। अब आवेश कौन सा आया इसमें? Q2 और Q3। फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन ये दूरी है R2, ये भी माइनस का होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब एक युग्म बचा, कौन सा भाई? युग्म, कौन सा जोड़ा? युग्म माने जोड़ा, कपल, AC, AC की स्थितिज ऊर्जा। वो कितनी? U3 मान लेते हैं इसको, और इसमें है आवेश Q3 और Q1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q3 और इनके बीच की दूरी को R3 दिया गया है। क्लियर बच्चों? तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U मान लेते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3, और इनमें कुछ कॉमन है, तीनों में ये कॉमन है, ये और ये
ये जो नियतांक है 1/4πε0, ये तीनों में कॉमन, ये तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 1/4πε0 के यहाँ क्या बचे, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, ओहो ये बचा -Q1 Q2 अपॉन R1 R1। फिर क्या बचा, ये भी माइनस का है, -Q2 Q3 अपॉन R2, और ये प्लस का है Q1 Q3 अपॉन R3। इस तीन बिंदु आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार ज्ञात करेंगे। इस प्रकार का मतलब जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उन सबको उनके चिन्ह के हिसाब से जोड़ देंगे, यानी कि सभी युग्मों की विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा होगी। अतः यहां लिख देंगे, यहां लिख लेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा सभी युग्मों की स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, चलो इससे पहले एक लाइन और लिख देते हैं। माना एक निकाय तीन आवेशों Q1 Q2 तथा Q3 से मिलकर बना है, और इनके बीच की दूरियां तथा इनके बीच की दूरियां R1 R2 तथा R3। ओके बच्चों, फिर हमने तीनों युग्मों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकाली, पहले इसके लिए निकाली, फिर इसके लिए निकाली, फिर इसके लिए, और सबको जोड़ दिया यानी बीजगणितीय योग उसका निकाल दिया। तीन आवेश हैं लेकिन आवेश तो ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। मान लो n आवेश हैं तो फिर जोड़े कितने होंगे? अगर n आवेश हैं तो फिर जोड़े कितने होंगे? किसी निकाय में अगर n आवेश रखे जाएं तो उसमें जोड़े कितने होंगे? ये चलो बता देता हूं इसका शॉर्ट, कंफ्यूजन नहीं, इसको नोट करें। यदि किसी निकाय में स्मॉल n आवेश हैं तो उसमें
जोड़ों की संख्या, जोड़ों यानी युग्मों की संख्या इतनी होगी भाई n इंटू n माइनस 1/2। इस हिसाब से आप जोड़े बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हो जाता है यहीं समाप्त। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चैप्टर अभी बाकी है, विद्युत विभव का चैप्टर अभी बाकी है, अभी और चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक।